पुकार टीवी के दर्शकों, मैं रिशपाल सिंह ते साडे नाल जुड़ रहे ने श्री सज्जन कुमार जी, जो कि वातावरण प्रेमी ने, कुदरत मानव केंद्रित लोक लहर, नेचर ह्यूमन सेंट्रिक व्यू पॉइंट, उस मंच तो वो अपना कर्म कर रहे हैं। उन्होंने दे नाल असीं अज गलबात करन जा रहे हैं। श्री सज्जन कुमार जी, पुकार टीवी की समुची टीम वालों आप जी नूं जी आया, आप जी का निघा स्वागत, आपको नमस्कार। थैंक यू सर। सज्जन कुमार जी, तुसी जिस मंच तो काम कर रहे हो, कुदरत मानव केंद्रित लोक लहर, ह्यूमन नेचर सेंट्रिक व्यू पॉइंट, विशाल नाम है, बहुत वड्डा नाम है, इसकी व्याख्या करनी संभव नहीं है। सब तो पहला असीं जानना चाहांगे कि ये जिहड़ी तुहाडा मंच है, ये किवें काम करदा है। ते मेरा सब तो वड्डा पहला प्रश्न ये है कि तुहानूं कदी भी फोन करिए ते तुसीं कदी घर नहीं हुंदे, कदी अपने गांव नहीं हुंदे, ते की तुसीं कदी घर जांदे हो जां तुसीं हमेशा जंगल विच ते मैदान विच घुमदे रहिंदे हो? इस ते अगे आपां गल दी शुरुआत करांगे। तो आज तो मैं घर से ही बोल रहा हूँ जी। पर मैं बात यह कि इस घर में सालों से ही आता हूँ, तो ये संयोग है कि आज मैं घर से बोल रहा हूँ, क्योंकि घर तो मेरा दीपलाना गांव हनुमानगढ़ जिले में है और मैं अभी बीकानेर में हूँ, वहाँ मेरे अंकल रहते हैं जी। तो मैं उनके पास आया हूँ, इसलिए अब घर ही आप मानो ना, मेरा घर ही है ये। तो अब तो मैं आया हूँ, पर मैं असल में पिछले 40-50 साल से लगातार ही घूमता रहता हूँ, खास करके सार्क कंट्रीज में, इंडिया में पूरे में, बाकी लंका, बांग्लादेश और नेपाल में भी मैं काफी आधे जिले कवर किए होंगे मैंने। इसलिए मैं, आप कह सकते हो कि सार्क लेवल का घुमक्कड़ हूँ। वर्ल्ड लेवल का तो अभी नहीं बना, सार्क लेवल का हूँ। हम भी आपको ढूंढते रहते हैं, तो आपके साथ तो फोन पर भी बात नहीं होती। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आपसे हमारी बात हो रही है, आप मिल गए हैं। अच्छा है कि आज आप अपने घर में आए हैं, नहीं तो आपने तो घर छोड़ा हुआ है। जी, तो ठीक है, हम अपनी बात पर आते हैं कि आप जिस ये कुदरत मानव केंद्रित लोक लहर पर काम कर रहे हैं, ये विषय अपने आप में अपनी एक व्याख्या करता है। तो इसमें आपका क्या उद्देश्य है? मैं आपको पूछूं कि पूरे संसार में सरदारी की होड़ है, सरदारी की दौड़ है, रेस है, और वो समुद्र की दुनिया है, वो इस धरती की दुनिया है। अगर हम आकाश में चले जाएं, पूरी चौधर की दौड़ है, लेकिन आपकी भी एक दौड़ है। क्या इसमें फर्क है? आपकी कौन सी रेस है? देखो जी, इसमें जो बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, वैसे तो ब्रह्मांड में हर जो जर्रा जर्रा अपनी कुछ वक्त तक अपनी नेचर, अपनी विशिष्टता के साथ है, हर पार्ट। परंतु वो लगातार क्या है कि नेचर से इंटरेक्ट करता रहता है और कुछ उसमें बदलाव होता रहता है। इसमें जीवों का भी ये स्वभाव है कि जीव जीवित, जैसे पत्थर अपना स्वभाव छोड़ना नहीं चाहता, वो अलग बात है कि लंबे समय में इंटरेक्शन के दौरान वो बदल जाता है। इसी तरह हम अपना स्वभाव, जो मानव का या किसी भी जीव का स्वभाव है कि वो अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी होंद, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है, और जितनी उसकी समझ आती है उसको। तो अभी जब जैसे आपने मेरे से पूछा, तो मेरी जो समझ है, जो नेचर ह्यूमन सेंट्रिक पीपल्स मूवमेंट की समझ है, जिसको आरपी श्राफ ने थ्योराइज किया, उस पर, उस संगठन में मैं जिसमें काम कर रहा हूँ, उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर हमने पूरा जो इस ग्लोब के ऊपर जो एनवायरनमेंट है, उससे जुड़ी हुई बायो लाइफ है, जीव जगत है, वनस्पति जगत है, उसको हम नुकसान पहुंचा रहे हैं अगर, यानी मानव जाति अपने विकास की दौड़ में
अगर इन चीजों को नुकसान पहुंचा रही है तो वो उसका खुद का भी नुकसान उसके साथ ही है। इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारे जो भी विचार अभी तक चल रहे हैं दुनिया में या इतिहास से हम चले आए हैं, वो मेनली ह्यूमन सेंट्रिक है, मानव केंद्रित। यानी मानव ये सोचता है कि मैं सबसे बुद्धिमान हूं और मैं चाहे जैसे नेचर को उपयोग कर सकता हूं, उपयोग दुरुपयोग मैं कर सकता हूं। पर ये गलत अप्रोच है इसकी। यानी अगर आदमी जाति दुरुपयोग कर रही है नेचर बायो लाइफ के साथ या एनवायरनमेंट के साथ, तो वो खुद का भी नुकसान कर रही है। इसलिए अब मानव जाति को ये बात सोचनी पड़ेगी अपने समाज शास्त्र में, अपनी सोशियोलॉजी में, कि हम नेचर को भी, पर्यावरण को भी, यानी बाकी बायो लाइफ जो इस धरती पर है उसको और इंसान को एक दूसरे का पूरक बनाएंगे, अगर कॉम्प्लीमेंट्री, तब तो यानी नेचर ह्यूमन दोनों को, प्रकृति को और इंसान को, पर्यावरण और इंसान को, दोनों को एक साथ बैलेंस तरीके से अगर हम संतुलित विचार के तहत अगर हम विकास करेंगे तो हमारा अस्तित्व रहेगा, नहीं तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। यानी इस वक्त जो मेन बात यह है कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं, आप भी जिंदा रहना चाहते हो, सारी मानव जाति जिंदा रहना चाहती है, सारे जीव जगत जिंदा रहना चाहता है। परंतु जो हम विकास के नाम पर जो दुनिया जिस रास्ते पर पड़ गई है, वो रास्ता सुसाइड, कलेक्टिव सुसाइड की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत खतरनाक स्थिति है। 1970 में जितनी बायो लाइफ, जीव जगत जितना इस धरती पर था, वो 69 खत्म हो चुका है। ये WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ये UNO की संस्था है जो ये कहती है कि 70 के बाद हमने, पहले उन्होंने 67% कहा था पिछले साल कि 67% बायोडाइवर्सिटी यानी जीव जानवर और वनस्पति का हमने नुकसान कर दिया। कुछ उनमें विलुप्त भी हो गई है, कुछ प्रजातियां विलुप्त हो गई, कुछ प्रजातियां कम हो गई, टोटल मिला के लॉस 67% है। बहुत भारी लॉस हम कर चुके हैं। और अब अगर हम इसी दिशा में आगे बढ़ते हैं तो वैसे UNIPCC की रिपोर्ट 6 ये कह रही है कि मानव जाति जो है वो बहुत से मामलों में इरिवर्जिबल, यानी वापस मुड़ नहीं पाएगी, इतना नुकसान कर चुकी है। कुछ नुकसान हमारे परमानेंट हो चुके हैं और कुछ नुकसान आने वाले 10 साल में हम कुल मिलाकर भी इरिवर्जिबल हो जाएंगे। कुल मिलाकर होने का मतलब है कि फिर अगर हम कितनी भी ट्राई करें ठीक करने की, बचने की, लाइफ बचेगी नहीं इस धरती पर। इसलिए ये कोई मतलब हम तो पूरी की पूरे मानव समाज की सोशियोलॉजी बदल देना चाहते हैं, हम राजनीति बदल देना चाहते हैं, हम इकोनॉमिक पॉलिसी बदल देना चाहते हैं, संस्कृति बदल देना चाहते हैं, हम पर्यावरण नीति बदल देना चाहते हैं। यानी नेचर और ह्यूमन दोनों को सेंटर में ला के सोचो, नहीं तो मानव केंद्रित जो विचार चल रहा है, या कोई कहता है पॉलिटिक्स को बदल दो, कोई कहता है इकोनॉमी बदल दो, कोई कहता है संस्कृति बदल दो, वो कुछ नहीं बदल पाएंगे और स्वर्ग में ही बदलेंगे। मेरा कहने का मतलब मर जाएंगे, सुसाइड हो जाएगा ह्यूमन कम्युनिटी का। इसलिए ये बहुत ही सीरियस सवाल है, ये जीवन और मौत का सवाल है। इसलिए जिस संगठन में मैं काम कर रहा हूँ वो इस लगन के साथ कर रहा हूँ कि ये हमारी लाइफ एंड डेथ का सवाल है। इसलिए आप इसको कुछ भी कहो, जब मेरे इतनी जबरदस्त, मैं इस आइडियोलॉजी से सहमत हूं कि वैज्ञानिक तथ्य बिल्कुल सच कह रहे हैं कि ये दुनिया जा रही है। इसलिए लोग तो चलो, कोई भी किसान आंदोलन कहता है जमीन जा रही है, ठीक है जा रही है जमीन, कॉर्पोरेट छीन रहा है, परंतु आपको पता होना चाहिए आपकी जान जा रही है, जीवन जा रहा है, केवल जमीन नहीं जा रही है। इसलिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो इस वक्त दुनिया है, पूरा का पूरा ग्लोब, ये कोई भारत सरकार बदल दो, मोदी बदल दो, हैं जिनपिंग बदल दो, इससे कुछ नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा आपका जो विकास मार्ग है वो बदलना पड़ेगा और नहीं तो मरना पड़ेगा, बहुत सीधे साधे शब्दों में। इसलिए
मैं इस इरादे के साथ और ऐसे संगठन में काम कर रहा हूं जो सारी धारा ही बदल देना चाहता है पूरी दुनिया की। ये केवल लोकल सवाल नहीं है, ये राष्ट्रीय सवाल नहीं है, ये ग्लोबल मानव का ही सवाल नहीं है, ये पूरी इस प्लेनेट की बायो लाइफ का सवाल है। धन्यवाद। सज्जन कुमार जी, गुरबाणी में, गुरु ग्रंथ साहब में गुरबाणी का वचन है कि पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोए। जे पानी है ते पानी नाल ही जिंदगी है ते सब कुछ हरिया भरिया है। जे पानी ना होया ते जिंदगी ना होई, फिर ये राजनीति, ये पैसा, ये महल, ये किस काम आउणगे? ये मनुख नूं समझ क्यों नहीं लग रही? इसका चक्कर ये पड़ गया कि इसने 200 साल पहले जो ये औद्योगिक समाज जो आया ना, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई थी, और साइंस और टेक्नोलॉजी ने ये किया कि उत्पादन, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, विज्ञान ने प्रोडक्टिविटी बढ़ाई आदमी की, और उससे उसको लगा कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं, और उसने ये नहीं देखा कि भाई मैं जीव जानवर जो पूरी बायो लाइफ है उसकी कि हम जिसको विकास बोल रहे हैं उस विकास में कितना हमें मानव का भी, जो गरीबों को गरीबी अमीरी का बढ़ते जाना, और कुछ लोगों के हाथ में ही सारे डिसीजन मेकिंग पावर आ जाना, चाहे वो राजनेताओं के नाम से हो, चाहे वो कॉरपोरेट कंपनियों के नाम से हो, चाहे वो कोई बुद्धिजीवी, सांस्कृतिक बुद्धिजीवियों के नाम से हो। इसलिए ये जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी, इसने हमें ये अंधा बना दिया। वो जो हमारे ग्रंथों में जो लिखा था, और खास करके मैं सीधी सीधी आप शब्दों में बात करूं कि गुरु ग्रंथ साहब सबसे लेटेस्ट धर्म 400 साल पहले जो गुरु नानक देव और बाकी गुरुओं ने जिसको डेवलप किया, तो मैं जो बात कह रहा था कि जो लेटेस्ट मतलब धर्म, जो रिलीजन, सिख धर्म सबसे लेटेस्ट है मानव जाति के इतिहास में, और उसकी जो खासियत है, उसके जो पॉजिटिव पॉइंट हैं, मेरे मुताबिक वो हाईएस्ट हैं। और उसके बाद जो सोसाइटी आई, वो सोसाइटी जो है उसने पूरा जो मटेरियलिज्म पे जोर दिया, यानी चाहे वो एडम स्मिथ की कह दो, मार्क्सवाद की कह दो, पूंजीवाद कह दो इसको, ये जो सोसाइटी आई, इस सोसाइटी ने जो भी विकास किया, वो विकास के अंदर नेगेटिव पॉइंट जो है वो ज्यादा वजनी डे टू डे। शुरू में उसके अंदर पॉजिटिव था, यानी हम जो साइंस और टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे थे उसमें पॉजिटिव ज्यादा था, नेगेटिव कम था। परंतु ये धीरे धीरे ज्यो ज्यो कॉरपोरेट सेंट्रलाइजेशन की तरफ दुनिया आगे बढ़ी, इसने उसके नेगेटिव जो यानी नियंत्रण करने की जो प्रवृत्ति है वो इसकी बढ़ती चली गई, कंट्रोल करने की, कि नेचर को भी कंट्रोल करना और मानव जाति को भी कंट्रोल करना। और इस मेंटेलिटी ने पूरा विज्ञान का जो दुरुपयोग किया, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, मतलब मानव के खिलाफ और नेचर के खिलाफ अपराध बढ़ते चले गए, इसलिए ये एंटी नेचर एंटी पीपल होता चला गया। अब सवाल यहाँ आता है कि जिसको हम प्रोग्रेस समझ रहे थे, हम समझ रहे थे कि हम प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर अमानवीयकरण और पर्यावरण की गिरावट दोनों भारी हो रही थी। उस पॉइंट को मानव जाति जो है वो नहीं नोट कर सकी अच्छी तरह से, और उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। कि आज आप देखिए कि किसान आंदोलन वो आंदोलन है जिसमें पुराने धार्मिक के विचारों के भी हमारी किसान यूनियन हैं, हमारी किसान यूनियन कुछ मार्क्सवादी भी हैं। सारी किसान यूनियन एक तरफ है इस बात पे डटी हैं कि हम कम से कम भूखा तो नहीं मरने देंगे मानव जाति को। क्यों? क्योंकि इसमें सिखिज्म का जो सेवा भाव और जो वो भी शामिल है, और इसके अंदर जो जितना भी धार्मिक और गैर धार्मिक भी जो लोग प्रो पीपल
और प्रो नेचर जो लोग इकट्ठे हो गए किसान यूनियन के नाम से, और उन्होंने चुनौती दी है पूरे कॉरपोरेट वर्ल्ड को। वो केवल मोदी को या सरकार को नहीं दी है कि भैया ये जो तुम्हारी पॉलिसी है ना, ये काम नहीं करेगी, तुम भूखे मार देना चाहते हो जनता को अपने मुनाफे के लिए, ये नहीं होने देंगे हम। और हमारा चलो तुमने बहुत कुछ छीन लिया, छीन तो अभी तो हमारे मुताबिक तो अभी किसानों को ये नहीं पता लगा कि तुमसे बीज, खाद, तुम्हारे औजार, इंस्ट्रूमेंट सब छीने हुए हैं। केवल जमीन थोड़ी सी बची है, वो भी बैंकों के कब्जे में है। इसलिए फाइनली तुमसे सब कुछ छीना जा रहा है, ये उनको पता लग गया। और उनसे छीनने का, किसानों से छीनने का मतलब है कि पूरी मानव जाति से छीन लेना। यानी मानव जाति का कुछ अपर सेक्शन छोड़ दो, उससे उसके अलावा जो गरीब सेक्शन है, मोर देन 80%, भारत में तो 80 करोड़ तो अभी भी आप देख रहे हो ना कि उनको गेहूं दी जा रही है। व्यवस्था सारी भंग कर दी गई है और कहा जा रहा है कि हम लोगों को 5 किलो 6 किलो गेहूं दे देंगे। अरे यारो, कर क्या रहे हो तुम? सारी, इसका मतलब तुम मार देना चाहते हो जनता को। तो ये जो आंदोलन उठा है, इसने साबित कर दिया कि पुराने विचार, जिनको ये बोलते थे कि पुराने विचार तो बैकवर्ड विचार हैं, जितने पुराने विचारों में सामाजिकता, सोशलाइजेशन, जितनी प्रकृति समर्थक और मानव समर्थक पुराना समाज था, उतना कॉर्पोरेट समाज जिसके जस्ट एंटी आ गया है। बात यहां हो गई है उल्ट। हम पहले समझ रहे थे कि भाई जो भी साइंस टेक्नोलॉजी आगे जा रही है, उत्पादन आगे जा रहा है, तो ये अच्छी बात है और ये विकास की द्योतक है। परंतु हुआ क्या है? हुआ उलट है। हवा खराब, पानी खराब, भोजन खराब, जहरीला, और गरीबी अमीरी की खाई भयंकर, यानी लोगों का जीवन दुभर कर दिया। और अब तो खैर बात छोड़ो आप, अब तो अमानवीय जो घटनाएं जो सरकारें कर रही हैं, दुनिया की मिलकर कर रही हैं, ये थोड़ी है कि कोविड के अंदर ऊट पटांग तरीके से मारे जा रहे हैं दुनिया के लोगों को। और हमारे देश में तो तबाही कर दी, यूपी के अंदर इस बुरी तरह मारा, और पूरी दुनिया समर्थन में है, पूरी दुनिया समर्थक है। मैं नहीं मानता कि ये केवल मोदी सरकार कर रही है और बाकी पार्टियां जिम्मेवार नहीं है, या बाकी दुनिया की महाशक्तियां जिम्मेवार नहीं है। महाशक्तियों के बगैर तो ये कुछ कर ही नहीं सकते। इनका एक फौजी बटालियन नहीं चलती बिना महाशक्तियों के हथियारों के, भारत और पाकिस्तान की। किस बात की मूड़ी है ये? इसलिए जो कुछ यहाँ बर्बादी हो रही है, हमारे लोगों की कोविड में जो बर्बादी हुई है, इसके लिए दुनिया की सारी सरकारें आमतौर पर, और पर्टिकुलरली बीजेपी की सरकार जो है, भयंकर हत्याकांड हुआ है, 30-40 लाख लोग मार के स्वीकार ही नहीं करते कि कोई नहीं मरा। और झूठ बोलना, मतलब प्रधानमंत्री तक बेशरम झूठ बोलता है, सीधा सीधा कहता है कोई नहीं मरा ऑक्सीजन की कमी से। क्या पता कितना झूठ बोलते हैं। अब इतना अमानवीयकरण इस मानव जाति का हो चुका है कि अगर आने वाले 10 साल के अंदर अंदर अगर दुनिया की सारी सरकारों को नहीं उखाड़ा गया, तो इस धरती पर जीवन नहीं है। मैं केवल भारत सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, दुनिया की सारी सरकारें अपराधी हैं और टाइटैनिक जहाज को डबो रही हैं, मानव जाति को डबो रही हैं, जीव जगत को डबो रही हैं। इसलिए वो कौन चुनौती देगा? ये जो आंदोलन उठा है, किसान आंदोलन, ये इसकी समझ थोड़ी लिमिट में है, परंतु है डायरेक्शन सही है, डायरेक्शन सही है। इसको गैरेज बैठना पड़ेगा। इस जन आंदोलन को पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का बनाना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। कोई विकल्प नहीं है। ये इन लोगों ने, कॉरपोरेट ने हमारे सामने, जनता के सामने कोई विकल्प नहीं छोड़ा है। या तो मुकाबला करो, ये थर्ड वर्ल्ड वार है, वर्ल्ड वार 0 है ये, और ये पर्यावरण को बर्बाद करके टोटल विनाश कर देगा। अमानवीयकरण से पता नहीं कितने मारेगा, कोई पता नहीं चलता। सेकेंड वर्ल्ड वार में इन्होंने 5 करोड़ मरवाए थे और 15 करोड़ घायल करवाए थे, और बाकी शरणार्थियों की संख्या इससे भी बहुत बड़ी है। और ये लोग इतने निर्मम लोग हैं, ये सरकारें जो पूंजीवाद आने के बाद, कि उससे पहले हर चीज की, युद्धों की भी सीमा होती थी, हथियारों की भी सीमा थी। अब तो ये
हिरोशिमा नागासाकी पर जनता पर सीधा परमाणु बम डाला था इन्हीं लोगों ने। इन्हीं लोगों ने तिएनमेन स्क्वायर में 10,000 स्टूडेंटों को कत्लेआम चाइना के अंदर चौराहे पर कर दिया टैंक लगा के। और इसको करवाने में अमेरिका साथ था। अमेरिका का मिल्टन फ्राइडमैन साथ था, जो दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट हुआ। उसने चाइना को कहा कि जनता को कुछ मत समझो, इसको दबा दो, तब तुम आसक्ति बनोगे, और नहीं तो नहीं बनोगे। आ जाओ। और पूरा पूंजीवाद में खींच के लाया वो अमेरिकन था। अमेरिका पूरा साथ मिलके, अमेरिका चाइना कोई भी हो, ये सारे मिलकर दुनिया को, प्रकृति को नाश कर दिया इन्होंने और लूट लिया। आपस में दिखाते हैं कि हमारा कंपटीशन, तो तुम्हारे कंपटीशन से हमें क्या लेना देना। हमें तो, दुनिया की जनता को तो तुमने बर्बाद कर दिया है और नेचर को बर्बाद कर दिया है। बर्बाद तो मेरे मुताबिक तो कैप्टन लास्ट में डूबेगा ये लोग, पर जिंदा ये नहीं रह सकते। इनको भ्रम ये है कि हम एक बहुत ही, मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट भी बना लेंगे धीरे धीरे, आपस में कंट्राडिक्शन रिजोल्व करते करते, और 100-200 करोड़ लोग जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करेंगे। और नेचर की तो सीमा आ गई, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स तो है, सीमित है। इसलिए ये कचरा, जो हमें तो ये जीव जानवर को, इंसानों को कचरा समझ रहे हैं अब। पूंजीवाद पहले समझता था कि ये जनता जो है, ये इससे काम लो, इसका शोषण करो, और डिमांड एंड सप्लाई जारी रहनी चाहिए, इससे हमारा पूंजीवाद आगे बढ़ेगा। इस वक्त ये इस पर नहीं है। इस वक्त ये इस बात पर आ चुके हैं कि नेचर नष्ट हो रही है। मानव जाति भी अगर अपने, हम जिस विकास मार्ग पे जाएंगे उसमें हम विकसित होके रहेंगे, हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपयोग करेंगे। कर तो दुरुपयोग रहे हैं और समझते हैं कि हम उपयोग कर रहे हैं, हम विकास कर रहे हैं। कर सारा दुरुपयोग रहे हैं। 80% से ऊपर दुरुपयोग कर रहे हैं ये साइंस टेक्नोलॉजी का, और 20% जो है वो कोई मायने नहीं रखती। इसलिए ये टोटल बर्बादी की तरफ मुड़ चुकी है दुनिया, और इसके शासक पूरी तरह से। इसलिए इसके शासक अब कोई शासन करने का अधिकार नहीं रखते हैं। ये मैं विश्व नागरिक के तौर पे बोल रहा हूं। मैं सारी दुनिया मेरी है, यानी हम सब की है, सांझी है, पूरे जीव जगत की है, पूरे इंसानों की है। ये कौन होते हैं ये कॉरपोरेट? क्या सारा कब्जा करके बैठ गए? ये सारा कंपनियां इनके माँ के पेट में से निकली थी। ये सारा जनता का धन कब्जे कुछ कंपनियों को दे करके, और हमारे ही बेटों को फौज और पुलिस में भर्ती करा के, और हमें मुर्गे की तरह कब्जा करके दुनिया के लोगों को कंट्रोल करके निपटा देना चाहते हैं। बिल्कुल इनका मार्ग उधर ही है। ये मरवादे की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। ये कंट्रोल और नियंत्रण कर रहे हैं। इसलिए इसका जवाब जो किसानों ने देना शुरू किया है, ये जंग हो सकता है 10 साल लड़नी पड़े हमें। ये मत समझो कि 2022 तक काम चल जाएगा या 2024 तक चल जाएगा। नहीं चलेगा। ये अप टू लास्ट लड़ना पड़ेगा। हमारे पास विकल्प नहीं है। किसी किसान आंदोलन, मजदूर आंदोलन, दुनिया की जनता के सामने विकल्प खत्म हो चुका है। इसको फाइट देनी पड़ेगी और सारे अधिकार इनसे छीनने पड़ेंगे जो इन्होंने कॉर्पोरेट राइट अपने हाथों में ले लिए। भारत का संविधान, पाकिस्तान का संविधान, यूएनओ का संविधान, संविधान स्वर्ग में ले जाओगे? धरती पर ये स्वर्ग, ये संविधान काम नहीं करते। ये बर्बादी कर चुके हैं और कर रहे हैं। इनसे नहीं बात बैठनी। ये अभी भारत के संविधान को बचा लो, क्या मानव जाति बचेगी? भारत के संविधान को बचा लो, चलो बचा लेते हैं। मैं नहीं कहता कि भारत के संविधान को बचाना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, पर क्या भारत का संविधान, केवल भारत का संविधान बचाने से हम बच जाएंगे? ये बता दो बस। मुझे इस बात का आंसर चाहिए। मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। मेरे जिंदा रहने का मतलब मेरे बेटे पोते जिंदा रहें। मेरी चलो उम्र ज्यादा हो गई, कोई बात नहीं। ये है, इसलिए सीधा सीधा इस सच्चाई तक पहुंचने का वक्त अब आ चुका है। दुनिया के जनता इस वो पॉइंट तक जितना जल्दी पहुंचे उतना ही वो सरवाइव करेगी, अदरवाइज बर्बाद हो जाएगी। बस अब आप कोई पूछना चाहो। मेरा सीधा सवाल है कि पुराना हमारा जो ज्ञान है उसमें
जो लेटेस्ट धार्मिक एंगल तो मैंने आपको बता दिया कि लेटेस्ट है सिखिज्म की धारा का, और वो बहुत बड़ा रोल अदा इसीलिए कर रही है क्योंकि वो सबसे ज्यादा मानवतावादी है। पर्यावरण की बात भी उसमें है, धर्मों में सब में ही ये बातें हैं, इसमें ज्यादा है, परंतु इसका प्रैक्टिकल एक्शन इन्होंने खत्म कर दिया। इसी पंजाब को इन्होंने पूरा केमिकलाइज कर दिया, पूरा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, यूरिया, डीएपी और इवन घास फूस जलाने वाली बीडीसाइड, क्या क्या निकाल दिया इन्होंने। और मांग भी हमारी किसान यूनियन ने अभी तक वो मांग रही है, हमें यूरिया दे दो, डीएपी दे दो, हमें वो दे दो। जहर खा के मरो ना, फिर मरना ही है तो सीधा खा लो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड। फिर ये मरने का मार्ग क्यों पकड़ रहे हो? ये सीधा है कि प्राकृतिक खेती की तरफ मुड़ो, और प्राकृतिक खेती मॉडर्न तरीके से होगी। मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी का सदुपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अब ना उतनी बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, ना हमारे पास जंगल हैं, ना हमारे पास पशु पक्षी, समुद्री मछलियां, बहुत कुछ हमारा नष्ट हो चुका है। इसलिए बड़े वैज्ञानिक ढंग से पूरी विज्ञान का अगर हम सदुपयोग करके इस धरती को प्राकृतिक की तरफ ले जा सकते हैं, मोड़ सकते हैं, बच सकते हैं, पर वक्त 10 साल का है, इससे आगे वक्त नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूएनआईपीसीसी की वैज्ञानिकों की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए इस वक्त इससे छोटी बात करना मैं तो करना नहीं चाहता। मैं सपोर्टर उन लोगों का हूं जिन्होंने जनता को खड़ा किया है, चाहे छोटी सी बात के लिए किया, मेरे लिए जमीन के लिए खड़ा किया है, बिल्कुल सही किया है, मैं पूरी जी जान से साथ हूं, पर मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं समझता हूं कि इतने से काम कुछ नहीं बढ़ने वाला है। ये हमारा जन आंदोलन बहुत गहरा, बहुत विस्तृत और बहुत सोशियोलॉजिकली आगे बढ़ना चाहिए, और स्पीड से आगे बढ़ना चाहिए। तभी हम नेचर और ह्यूमन दोनों को सेंटर में रख करके और एक विकास मॉडल बनाएंगे, वो मानव जाति को बचा सकता है। अभी तो वक्त है, अगर हमने 10-15 साल गुजार दिए फिर कुछ नहीं बढ़ने वाला। ये बिल्कुल साइंटिफिक फैक्ट है। बस धन्यवाद जी, मेरी बात मैंने आपको पूरी सज्जन कुमार जी, श्री सज्जन कुमार जी, ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਮਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ भारत माला प्रोजेक्ट, हाँ ठीक है, एक जगह वो अपना समझौता करने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਲਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ये समझौता तो किया जा सकता है, अगर मरने के लिए तैयार हैं तो हम। अगर हम खुद सुसाइड ही करना चाहते हैं तो ये समझौता कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। क्लियर कट बात है कि गुरुजी की शिक्षा से अलग हटने का मतलब सुसाइड है, और हम आधे कुछ बातें हमने गुरुजी की मान रखी हैं, और बहुत सी बातें हम नहीं मान रहे, तो नहीं मान रहे, उसकी सजा बहुत सख्त है, हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। बात मैं सीधी सादी बात है कि चाहे मुझे गुरु ग्रंथ साहब का बहुत गहरा ज्ञान नहीं है, मोटा मोटा आप जैसे लोगों से सुना सुनाया ज्ञान है मेरे पास है, परंतु जो जितना मैंने सुना है उसके मुताबिक मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि गुरु ग्रंथ साहब की बातें छोड़ने का मतलब सुसाइड है। ये नहीं है, कोई विकल्प नहीं है हमारे पास कि हम गुरु ग्रंथ साहब की, हाँ हालांकि मैं दूसरा कंसेप्ट रखता हूं। हालांकि मैं ये समझता हूं कि आदमी जाति ने सोचा है कि ये ब्रह्मांड किसने बनाया, आदमी जाति का सोच है ये कि रब ने बनाया। पता
यानी रब का निर्माण आदमी ने किया है। हम्म, मुझे नहीं पता कि रब ने इस ब्रह्मांड को बनाया कि नहीं बनाया, आई डोंट नो। ना मैं ये कहता कि रब ने नहीं बनाया, ना मैं ये कहता कि रब ने बनाया है, मुझे पता नहीं है ना। हाँ, गुरुजी ने कहा कि ये रब ने बनाई है रचना, ये ठीक है। अगर गुरुजी की हम मानते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे गुरुजी की बात मानने वालों से दिक्कत नहीं है, मैं उनका सपोर्ट कर दूंगा। परंतु मैं ये भी कह रहा हूं कि मुझे मालूम नहीं है। तो सवाल ये है कि इस वक्त कुछ बातें ऐसी हैं कि जो गुरु ग्रंथ साहब में या कहीं भी नहीं, मॉडर्न अपडेट करना पड़ेगा अभी हमें विचारों को। और पुरानी अच्छी बातें सारी हमारी धरोहर हैं, अगर हमने उनको छोड़ा तो काम नहीं बनेगा। उन्हीं के उन शिक्षाओं पर जो पॉजिटिव, जितना हमारे धर्म ग्रंथों ने, मार्क्सवाद ने भी या एडम स्मिथ ने जो पॉजिटिव कहा है, हम उसके वारिस बने। परंतु हम अपडेट करें अपने नॉलेज को, रिसर्च करें। अगर रब की धारणा रिसर्च में सहयोग जहां करती है, वहां रब को माना जाए, इस विश्वास को। जहां रब की धारणा के नया अपडेट करने में रिसर्च में रुकावट बनती हो, वहां ना माने, कोई दिक्कत नहीं है, कह दो कि पता नहीं है। रद्द करने की जरूरत ही नहीं रब को। रब को तो यह है कि भैया पता नहीं है, तो बहुत सी बातें नहीं पता, तो ये मान के करो रिसर्च। तो रास्ता तो निकालो ना, कि जो गंभीर पोजीशन बायो लाइफ की, नेचर और ह्यूमन दोनों की जो खराब कर दी है, उसके लिए पुराना ज्ञान भी आपको सहायता कर रहा है, आधार दे रहा है, और नया अपडेट आपको करना पड़ेगा। अब नए अपडेट में आपको बहुत सी फिलोसफियां सोचनी पड़ेंगी। गुरुदेव जो कह गए कि रब ने किया है, वो भी, उस पर भी विश्वास करके सोचो, कोई दिक्कत नहीं। कोई मार्क्सवादी कहते हैं कि भगवान होता ही नहीं, चलो उस तरीके से सोच लो। मेरे जैसा कह रहा है कि पता नहीं, ऐसे ही सोच लो। सोचना पड़ेगा, नया अपडेट करना पड़ेगा आइडिया। ये मानव जाति के इस वक्त सामने मजबूरी समझ लो आप, या आवश्यकता समझ लो। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इसलिए आने वाले 10 साल। हाँ श्री सज्जन कुमार जी, ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸੀਮਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੁਕਾਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਜੋ ਦਰਸ਼ਕ ਹੈ, ਸਰੋਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਮੈਥੋਡੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। हम चूंकि पुराने टाइम हमें मार्क्सवादी रहे हैं, तो हम यूनियनों में भाग लेते रहे। किसान यूनियन हमने बना रखी है, मैं 3 किसान यूनियनों में काम करता हूँ, और मजदूर यूनियनों में काम करता हूँ, और इसके साथ विद्यार्थी संगठन भी हमने बनाए। यानी हमने लाइफ में, और कोई आंदोलन जिसका मुद्दा हमें पसंद आया, उसकी हेल्प करना, उसमें भाग लेना, ये भी हम साथ साथ करते रहेंगे। अब उदाहरण के लिए ये किसान आंदोलन है, हालांकि हम इसमें कुछ नई बातें जोड़ देने चाहते हैं। हमने बड़े लाखों पैम्पलेट बांटे हैं अभी मुजफ्फरनगर, सब मोर्चों पर हम स्टेजों पर नहीं बोले। इसलिए नहीं बोले कि स्टेज पर तो कोई कहेगा कि हमारी यूनियनों ने ये तंदूर गर्म किया है, कोई रोटी सेकने आ रहा है। हमने रोटी कोई नहीं सेकनी। इसलिए हमने अपने विचार रिटर्न दिए हैं, और अब हमने लीडरों से भी बात शुरू की है। और हम जो मॉडर्न विचार हैं, जिसमें हमारे साथ साइंटिस्ट हैं, जैसे सागर धारा हैदराबाद के साइंटिस्ट हैं, हम मिले, टिकरी पर भी मिले हैं, सिंगू बॉर्डर पर, और हम लगातार जनता में भी, जहां भी किसान आंदोलन के हर ग्रुप में और पूरे देश में मीटिंगें करवा रहे हैं। हम बिहार में हमने करवाई, हमने ट्राई, अभी हम बॉम्बे भी करवाएंगे। हमारा चूंकि पूरे हिंदुस्तान में संपर्क है, हम किसान मोर्चे को सब जगह ले जाना चाहते हैं, इन्हीं लीडरों को। परंतु हमारी जो बात है कि गहरे बैठो, तुम रासायनिक खेती पर मत खड़े रहो, तुम प्राकृतिक खेती की तरफ आओ, और नया मॉडल दो दुनिया को कि एग्रीकल्चर फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, और
औद्योगिक समाज को सेकेंडरी बनाओ, नहीं तो ये तबाह हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम दुनिया के सामने एक मॉडल दे रहे हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रथम प्राथमिकता पे और उद्योग जो है वो सेकेंडरी करते हुए जितने एंटी नेचर एंटी पीपल जैसे हथियार नहीं बन सकते इस धरती पर, अब इनको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो मरना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम कह रहे हैं कि उद्योग वही जो सस्टेनेबल लिमिट में पर्यावरण को खराब करते, सस्टेनेबल लिमिट में हो, वही कारखाने, और जो आदमी के भी उपयोगी हो और एनवायरनमेंट का एक लिमिट से आगे नुकसान ना करते हो, उन्हीं की इजाजत मानव जाति दे। पूरी मानव जाति का फैसला गांव से लेकर यूएनओ तक, एक व्यक्ति से लेकर यूएनओ तक ये फैसला करना पड़ेगा आपको। ये मजबूरी है आपकी, आप जिंदा रहना चाहते हो तो। इसलिए ये एक जन आंदोलन हम हर ग्रुप में, चाहे वो आंदोलनरत है या नहीं भी है, हम इस व्यू को आने वाले 10 साल में पूरी दुनिया का एक आंदोलन बना देना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद तो वक्त नहीं रहेगा। बात यहाँ पर है। सज्जन कुमार जी, हाँ सज्जन हाँ कुमार जी, जी, अंतिम प्रश्न। हम्म। गुरु नानक साहब ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਦੇਖੇ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦਿਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਜਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਘਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਗਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨਾ आओ किन्ने किन्ने साल? इसमें असल में मैं आपको बताऊं, मेरे बचपन में मेरे जो दादाजी थे वो पहले आर्य समाजी भी थे, और लाला हरदयाल का जो ग्रुप था गदर पार्टी का, लाला हरदयाल के जमाने से कुछ मीटिंगें चलती थी हिसार वगैरह, तो वहां तक मैं हूँ हनुमानगढ़ जिले का, तो हिसार हमारे नजदीक पड़ती है, तो वो उन मीटिंगों में जाते थे। और वो उन्होंने मुझे बचपन में, जब मैं 5-7 साल का ही था, सब कहानियां मुझे, ओल्ड भी, राजा रंती देव, हरीश चंद्र और भगत सिंह, करतार सिंह सराबा, मतलब मुझे लाला हरदयाल की शिक्षाएं, आर्य समाज की शिक्षाएं मुझे देना बचपन से ही शुरू किया था। और इसलिए मेरे दादाजी पहले गुरु थे, उसके बाद मुझे आरपी सराफ गुरु मिले। और मैंने जब इंजीनियरिंग की तब तक मैं पहले ही डिसीजन, मेरा बचपन से डिसीजन हो गया था कि मैंने मानव समाज के लिए काम करना है, मैंने घर के लिए नहीं करना। ये मेरा पक्का फैसला हो चुका था। इसलिए मेरे दादाजी पहले गुरु थे, और मेरी मदर दादी कहते थे कि इसको तो दादाजी ने बिगाड़ दिया, यानी गुरुजी के जुम्मे नहीं लगाया उन्होंने। उन्होंने कहा कि ये तो इसका तो घर छुड़ा दिया, इसको तो साधु बना दिया, इसके दादा नहीं। और तो मैं मतलब बचपन चाइल्ड साइकोलॉजी से जो है वो, और घर में मुझे जब दादाजी का समर्थन था, तो मेरे अंकल हिस्ट्री के लेक्चरर थे, थोड़े मार्क्सिस्ट भी थे, उन्होंने भी मेरा समर्थन किया, मेरे फादर भी मेरा सपोर्ट किया। हाँ, महिलाओं में यूं है कि अनपढ़ता भी थी, मेरी दादी माँ वो मुझे सपोर्ट नहीं करती थी, वो तो कहती थी शादी कर, बच्चे पैदा कर, घर का काम कर, इंजीनियर बन जा। वो बात यह है कि उन वाली एप्लीकेशन मैंने मंजूर नहीं की। और बाकी जो मेल साइड है, उन्होंने कहा कि जो तेरे, अगर तू डिटरमाइंड पक्का है तो करता रहे, हम तेरा सहयोग करेंगे। यानी मुझे परिवार का सहयोग मिला है। मेरे गांव में भी अब तो धारणा, गांव रिश्तेदार, अब तो वो मुझे इस रूप में ही देखना चाहते हैं कि यार कुछ न कुछ कर। हुआ तो कुछ नहीं, वो कहते हैं हुआ तो कुछ नहीं तुमसे, पर ठीक है, जब तुम अडिग हो तो यार करते ही रहो, मतलब सपोर्ट है, कहने का मतलब ये। तो सज्जन कुमार जी, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।